आज हम पढ़ेंगे टीचर्स ग्रेड 3 L2 में एक टॉपिक है सिलेबस में परमाणु संरचना। परमाणु संरचना परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले डाल्टन ने ये बताया, एक सिद्धांत चलता है डाल्टन का सिद्धांत, कि परमाणु अविभाज्य कण है। अलग अलग परमाणु में अलग अलग तत्वों में अलग अलग परमाणु होते हैं, ऐसी धारणाएं उन्होंने बताई। लेकिन कुछ समय बाद 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने, याद रखना आप, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? इलेक्ट्रॉन की। और इधर ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर ली। किसकी? प्रोटॉन की। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली। तो जो डाल्टन की धारणा थी कि परमाणु अविभाज्य कण है, छोटा कण है, उसकी धारणा का खंडन हो गया, क्योंकि परमाणु के अंदर भी अपरमाणु कण मौजूद हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एक अविभाज्य कण है, अब पूछ लेते हैं, कई बार देखो, इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश होता है, प्रोटॉन पर +1 होता है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। ये सामान्य बातें हैं, फिर भी अपने को ध्यान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश नगण्य होता है, द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है, इकाई होता है। ठीक है। इसके बाद में तो आता है कि परमाणु का पहला मॉडल, जिसको टॉमसन मॉडल भी कहा जाता है। टॉमसन ने परमाणु की तुलना साउथ में एक मिठाई होती है, प्लम पुडिंग मिठाई से की, या क्रिसमस केक से की। और उन्होंने बताया कि परमाणु है एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? धसे। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार धसे रहते हैं जिस प्रकार से, मान लो, इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? तरबूजे से कर सकते हैं। किससे? तरबूज से। तरबूज के अंदर जो खाने वाला भाग है, जिसको अपन गिरी बोलते हैं, गिरी है, वो तो
धनावेशित है, धनावेशित। और जो बीज हैं वो ऋणावेशित है, यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं। ये थॉमसन ने प्लम पुडिंग क्रिसमस केक मॉडल में बताया। इस चीज़ से एक चीज़ निकल कर आई कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु उदासीन है, परमाणु क्या है, उदासीन है। किंतु दूसरे जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए गए, उनके द्वारा ये बात समझा ही नहीं जा सकी, जिसे हम आगे के मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे। अगला जो मॉडल परमाणु की संरचना से संबंधित है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने देखो क्या बताया। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक सोने की पर्णिका ली, पतली पर्णिका ली सोने की, और एक पर्दा बनाया जिस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, और इस पर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण क्या है? तो हीलियम के द्विधनावेशित आयन, द्विधनावेशित आयन है, उनको क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। और सोने को उसने क्यों चुना, इसका कारण है कि सोने की हम काफ़ी पतली परत बना सकते हैं, सोने की हम काफ़ी पतली परत बना सकते हैं। देखो जो हीलियम लिया उसका एटॉमिक मास कितना था, एटॉमिक मास 4 यूनिट, यूनिफाइड मास था, और ये तीव्र गति से चल रहे थे और इनमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा थी। अब जैसे ही अल्फा कणों की बौछार सोने की पर्णिका पर की तो अधिकांश अल्फा कण सोने की पर्णिका को पार कर गए और जिंक सल्फाइड का जो पर्दा आगे उसने लगाया उस पर परिलक्षित हुए। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की, ऐसा उसने सोचा था। अब देखो यहाँ 3 कंडीशन होती है कि कुछ अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सोने की पर्णिका है उसको पार करके पर्दे पर गिरे, और बहुत कम सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुए। उनमें से एक कण ऐसा था जो टकरा के वापिस आ गया। इस घटना को रदरफोर्ड ने ये बताया कि भाई ये मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा बम है वो कागज़ के टुकड़े से टकराकर वापिस आ रहा है, या यूं कह दें कि उसी पर वार कर रहा है जिसने बम से आक्रमण किया है, जिसने बम से आक्रमण किया है। यहाँ पर देखो और 3 बातें निकल कर आती हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। वो क्या है, पहली तो ये कि परमाणु का केंद्र है ना वो क्या है, धन आवेशित, परमाणु का केंद्र धन आवेशित है, और परमाणु का केंद्र धन आवेशित है, जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया, जिसको क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में सहित होता है। ये बात निकल कर आई कि परमाणु का
केंद्र है वो धनावेशित होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किस में निहित होता है, नाभिक में निहित होता है। और इलेक्ट्रॉन, अगली बात क्या निकल कर आई, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी छोटा होता है। नाभिक है, इसका आकार परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये निष्कर्ष निकला इस मॉडल का। अब यहाँ के इस मॉडल की कमियां क्या रही, इस मॉडल की कमियां क्या कमियां रही, तो देखो, पहली बात तो अगर एक कोई भी पार्टिकल है वो यदि निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगाएगा तो एक उसकी ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। और इसकी धीरे धीरे ऊर्जा क्या होगी, कम। और ये इलेक्ट्रॉन है घूमता घूमता, यानी जैसे जैसे ऊर्जा कम होगी, यानी ये नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा। और नाभिक के अंदर समाहित हो जाएगा, इसका मतलब परमाणु का स्थायित्व नहीं है, परमाणु का स्थायित्व नहीं है। तो ये सबसे मोटी कमी रही किसकी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। इसके बाद में अगला जो मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, देखो, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल क्या है बोर का। बोर का परमाणु, बोर ने देखो कुछ बातें बताई। वो क्या बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली बात ये होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनको विविक्त कक्षा कहा जाता है, विविक्त कक्षा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरणन नहीं होता है, यानी इनसे विविक्त कक्षाओं में जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसमें से ऊर्जा, इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ये कहना चाह रहा है ये। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर, यानी ये जो कक्षा है इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर कोश या कक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर कोश या कक्षा कहेंगे। ये ऊर्जा स्तर कोश कक्षा कहेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि कोश है ना वो क्या होते हैं, के एल एम एन होते हैं, के एल एम एन होते हैं। तो इनको के, देखो ये के है, ये एल है, इसके बाद में दूसरा राउंड है उसको एम हो जाएगा। तीसरी बात उसने क्या बताई कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी अगर उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन होगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण होगा। चौथी बात उसने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr हो, mvr के बराबर हो। इसके बाद में आता है न्यूट्रॉन। इसकी बात हमने पहले कर ली। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी। किसने की थी, जे चैडविक ने की थी। ये अनावेशित कण है। ये क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक, ये नाम याद रखना अपने को, चैडविक ने की थी। और ये निरावेशित कण है, यानी कोई आवेश नहीं है, अनावेशित कण है।
किसी प्रकार का आवेश नहीं है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। दूसरा, इसका द्रव्यमान, यूं मैं एन लिख रहा हूँ, एन बराबर पी लिख रहा हूँ, कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं होता है, यानी सॉरी, न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और बाकी हाइड्रोजन को छोड़कर सारे परमाणुओं के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन, यहाँ देखो ये मैंने कैपिटल एम लिखा है, यहाँ स्मॉल एम, और इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कल का जो वीडियो था उसमें हमने एक बात कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उस संयोजकता क्या होगी, ये भी इसी टॉपिक का बिंदु है, संयोजकता और कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि वो बताना जरूरी था आपको। इसके बाद में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, उससे में प्रोटॉन तो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें एक प्रोटॉन है, तो उसकी परमाणु संख्या कितनी हुई, एक। हीलियम है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, दो। लिथियम है, इसमें कितनी है, बेरिलियम है, कितनी है, बोरोन है, कितनी है, 5। कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन है 8, नियोन है 10, फ्लोरीन है 9। तो यानी फ्लोरीन 9, यानी हमें इसकी जो प्रोटॉन की संख्या है वही इसकी क्या है, परमाणु संख्या है। इसके बाद में द्रव्यमान संख्या है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से प्रेजेंट करते हैं, ए, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, एन प्लस पी के बराबर होती है, यानी ए बराबर एन प्लस पी, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है, वही उसका क्या है, द्रव्यमान, उसका क्या है, द्रव्यमान। इस कोई भी तत्व का प्रतीक है उसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स, ये प्रतीक है तत्व का। जैसे मान लो अपन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी यहाँ लिखते हैं जेड परमाणु संख्या, यहाँ क्या लिखते हैं, एटॉमिक संख्या। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, H11 C612, तो यहाँ 6 है, C तो प्रतीक है x, Z 6 है, एटॉमिक नंबर 12 है। इस तरीके से हम प्रतीक लिखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संख्या, अगर हमें प्रोटॉन की संख्या दे दे और द्रव्यमान संख्या दे दे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे। इसके बाद में है समस्थानिक, जैसे नाम से प्रतीत है कि इनका स्थान क्या है, समान है। देखो समस्थानिक में मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, H11, H12, H13,
देखो, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, लेकिन हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ड्यूटेरियम में एक और ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ देखो क्या हुआ कि नीचे वाली संख्या, परमाणु संख्या तीनों में क्या है, समान है। द्रव्यमान संख्या तीनों में क्या है, अलग अलग। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो, समान, एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग, वो एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों का दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। समस्थानिक है उनका दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग है। क्या उपयोग है कि कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में काम आता है। कैंसर के उपचार में काम आता है। आयोडीन का समस्थानिक घेंगा रोग या गाइटर रोग जो आयोडीन की कमी से होता है के उपचार में आता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। परमाणु भट्ठी में किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से समस्थानिक का क्या उपयोग है। इसके बाद में है समभारिक। समभारिक एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, एक होता है समभारिक। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ समभारिक का, समझ में आ जाएगा आपको। समभारिक यानी जिसका भार समान हो, यानी आर्गन 18 40 और कैल्शियम 20 40। यहाँ देखो आप कि आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, कैल्शियम का 20। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है, दोनों में समान। तो दो तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, परंतु परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ऐसे है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। देखो मैंने दो एग्जाम्पल लिए, ये इसमें तो नहीं आएगा। ये मिटाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 8 16, कार्बन 6 14। यहाँ देखो इसमें द्रव्यमान संख्या भी अलग है, दोनों की परमाणु संख्या भी क्या है, अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या है ना, वो क्या है, समान। देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे कैसे, एन बराबर ए माइनस पी। ए यहाँ कितना है 16 और पी कितना है 8। एन का मान कितना है 8। जैसे इसमें ए का मान कितना है 14 और पी का मान 6। 14 में से 6 गए, कितने बच गए 8। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ऐसे ही अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताइए, इसमें से कौन कौन सी है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, Na प्लस Mg+2 Al+3 O-2 N-3। इसमें देखो Na
Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। Na का कितना होता है? 11। 11 में से 1 गया, कितना आ गया? 10। Mg का कितना होता है? 12। 12 में से +2 आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेगी, कितना आ गया? 10। Al का 13 होता है, 13 में से 3 गए, कितने बच गए? 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 में 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए? 10। नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 में 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितना हो गया? 10। तो ये एक दूसरे की क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ऐसा युग्म छांटो जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो। इसके बाद आगे देखो, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, 2 भिन्न रासायनिक गुण, 3 न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। अब अपने को आंसर देना है कि समस्थानिक, जैसे अपन ने चर्चा कर ली पहले, समस्थानिक एक H11 H12 H13। यहाँ पर देखो चौथा ऑप्शन भिन्न परमाणु संख्या, जबकि परमाणु संख्या तो क्या है? समान। इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। समान भौतिक गुण, तो समान भौतिक गुण नहीं होंगे। भिन्न रासायनिक गुण, इन रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग। जैसे मान लो यहाँ H, इसके अपन हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन अगला है, Cl- आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। Cl- की बोल रहा है। ऑप्शन दे रखा है A 16, B 8, C 17, D 18। पहली बात, Cl के पास कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा अपने को। Cl 17, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर एक ऋणावेश है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 18। तो 18 वाला क्या आ गया? इसका सही आंसर आ गया। ऐसे ही एक प्रश्न दिया है कि निम्न में से सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 3 नंबर प्रश्न अपन कर रहे हैं, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए में लिख रखा है इसने 2 8, बी में लिख रखा है 2 1 8, सी में लिख रखा है 8 2 1, डी में लिख रखा है
2 8 1। तो देखो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2n²। n का मान 1 है पहले कोष के लिए, तो पहले कोष में कितने बड़े जाएंगे 2। पहले तो ये पता करना पड़ेगा इसके पास हैं कितने 11 हैं। दूसरा कोष l के लिए n का मान 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कितने बड़े जाएंगे 8। m में वैसे कितने बड़े जा सकते हैं, n का मान 3 आया, 3 3 9, 9 गुणा 2 18, यानी 18 भरे जा सकते हैं। लेकिन है इसके पास 2 पहले भर गए, 8 बाद में भर गए, 8 फिर 2 10, 1 बच गया। m में कितना भर जाएगा 1। तो ये क्रम सही है 2 8 1। इसके बाद देखो कि एक तत्व के लिए Z 9 है, A ज्ञात करना है, N 10 है। तो बताओ A ज्ञात करो, E ज्ञात करो और यानी वो तत्व कौन सा है, X ज्ञात करो, तत्व कौन सा है। तो देखो पहली बात Z का मान कितना है 9, Z का मान कितना है 9 है। इसका मतलब 9 पर कौन सा आता है फ्लोरीन, ये आ गया, स्पेसीज पता चल गई अपने को। 9 पर कौन सा आता है फ्लोरीन आता है, F आएगा। इसके बाद जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उदासीन परमाणु में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए E का मान कितना आ गया 9। अब रही बात A की, तो A बराबर क्या होता है P प्लस N। P का मान किसके बराबर होता है Z के बराबर। P का मान किसके बराबर होता है Z के बराबर। Z इसमें है कितना 9 और N कितना है 10। N कितना है 10, ये स्मॉल लिख लो, N कितना है 10। तो A कितना आ गया 10 प्लस 9 19। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या दे दे, द्रव्यमान संख्या दे दे, प्रोटॉन की पूछ ले, न्यूट्रॉन की पूछ ले, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, स्पेसीज कौन सी है। तो स्पेसीज कौन सी आई अपने पास फ्लोरीन। कौन सी आई फ्लोरीन, क्योंकि Z9 किसका होता है फ्लोरीन का होता है। थैंक यू। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। एक आप क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, आपको कमेंट से बताना मेरे।